प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बिलखुसूस वो लोग जो बरतानिया में रहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा ही अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं और अपने अपने अंदाज़ में, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए। मिसाल के तौर पे जो वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान में अगर किसी भी चीज़ के लिए फ़ंड रेजिंग की ज़रूरत हो तो अपना अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह जो पाकिस्तानी मसनूआत की एक्सपोर्ट है बरतानिया में, और या फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से पाकिस्तान की मुआवनत है, तो अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा ही बड़ा मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ट्रेड का वॉल्यूम क्या है, फिर ख़ास तौर पर पिछले 1 साल में कोविड की वजह से फ़र्क कितना पड़ा है, तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ ग़ुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं यूके के। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन। शहजाद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद है, मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन। शहजाद शफीक साहब बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस हवाले से जो मैंने अभी तारुफ में बताया कि जो ट्रेड की इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो यूके में है, इसके सदर अमजद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। तो मैं सब मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। और ग़ुलाम हुसैन अमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कितनी जो पाकिस्तान और यूके के दरमियान ट्रेड है, इसका वॉल्यूम क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत हाई कमीशन क्या किरदार अदा कर रहा है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, देखिए, हम बहुत अरसा से जो है वो ऐसे प्रोग्राम तो ज़रूर कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के बरतानिया के अंदर जो मसाइल हैं उनको उजागर कर रहे हैं, उनको आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन टीम ने यह भी फैसला किया कि हम जो मस्बत काम हो रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, और जो ओवरसीज कम्युनिटी अपना हिस्सा डाल रही है, उससे भी जो है वो लोगों को आगाही दी जाए, वो भी लोगों को बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो है वो काफ़ी सतह पर काम हो रहा है। अभी चंद दिन पहले जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर तोहफा आया, जो स्पेशल किन्नू है पाकिस्तान की सौगात, वो यहाँ पर आई, उसको मलका बरतानिया को भी भेजा गया। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं बरतानिया के अंदर, उनको भी भेजा गया। पाकिस्तानी सौगात जो है वो आम्बों के साथ साथ कीनो भी मुतारफ कराए गए। तो पाकिस्तानी कीनो का भी जो है मैं कहूँगा बरतानिया और यूरोप के अंदर आजकल बहुत चर्चा है, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और इसका सेहरा भी मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन है यहाँ पर, उसको भी जाता है, ट्रेड जो मिनिस्ट्री है उसको भी जाता है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेते हुए जो है वो पहली मरतबा इस तरीके से जो है वो पाकिस्तानी मसनूआत की जो है यहाँ पर जो पज़ेराई की। और इसके अलावा जो यहाँ पर जैसा आपने बताया कि जो हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन है, यहाँ पर जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो मिनिस्ट्री है, उनके जो एहलकार हैं शहजाद शफीक साहब, और इनसे पहले भी जो थे वो भी इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेते थे, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो है वो राब्ता रखते थे। पाकिस्तान बिजनेस जो यहाँ पर डायस्पोरा है उनको भी ऑन बोर्ड लेते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरमायाकारी की जाए। अब हमने देखा है कि पिछले तकरीबन 9 माह से रिकॉर्ड तरसीलात जो है वो पाकिस्तान में जा रही हैं, और अगर $2 अरब कहा जा रहा है कि उसका हजम है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है मैं कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान पर अगर हम कहा जाए कि ये लोगों का ट्रस्ट है, यहाँ लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ पर जो रियल स्टेट की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, तो ये गलत ना होगा। और इसके लिए हम प्रोग्राम का आज का मकसद भी ये था कि जो हमारे चैम्बर के सदर हैं और शहजाद शफीक साहब हैं जो हाई कमीशन के अंदर होते हैं, ये यहाँ के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और जो आम लोग हैं उनको भी थोड़ा सा इस हवाले से एजुकेशन दें कि हम पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी कोई आम करना चाहे तो कम से कम कितने पैसे दरकार हो सकते हैं जो कि सरमायाकारी कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर है कोई हद नहीं है। तो आज हम अपने मेहमानों से इस बात को भी पूछेंगे, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि हमारे मेहमानों को भी हम ज़रा टाइम देके उनसे पूछें कि पाकिस्तान में हम सरमायाकारी कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौजू पर आऊँ, पहले मैं शहजाद शफीक साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त पाकिस्तान की कौन कौन सी मसनूआत जो हैं वो यहाँ बरतानिया में आ रही हैं, और मज़ीद आप इस हवाले से क्या स्कोप देखते हैं? सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, आपका भी, और स्पेशली चैनल 92 का शुक्रिया कि आपने इस बहुत इम्पोर्टेंट मौजू पे ये प्रोग्राम रखा। और जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि डायस्पोरा के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो उनको दरपेश होती हैं, मुख्तलिफ औकात में दिक्कत आती है, वो तो आप हाईलाइट करते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और अब जबकि मुल्क में
इकोनॉमी फोकस है उसको इम्प्रूव करने का, प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हमने इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, और उसके लिए जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, चाहे वो हमारी एक्सपोर्ट्स हों, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हों या रेमिटेंसेस हों, तो इस मौजू पे आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। कमिंग बैक टू आपके सवाल में, तो सबसे पहले तो मैं इस बात से आगाज़ करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड के बावजूद जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स है वो यूके को रिकॉर्ड तरक्की हुई है, और हमारा जो फिस्कल ईयर है जो शुरू होता है 1 जुलाई से 31 अगर दिसंबर 6 महीने लें, तो 6 मंथ्स में हमने $1 बिलियन का जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट है, हिस्टोरिकल है। आज तक 6 महीनों में ये टारगेट हमने अचीव नहीं किया। हमारा 6 महीनों में जो हदफ हमेशा रहा है वो 800 मिलियन, 850 मिलियन, और इस दफ़ा 6 महीनों में हमने 1 बिलियन क्रॉस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रेंड को अब जनवरी, फरवरी और इंशाल्लाह मार्च में भी हम उस ट्रेंड को देख रहे हैं। शहजाद शफीक साहब, ये कैसे टारगेट रखा गया था, या कुछ कोविड की वजह से स्पेशल कोई ऐसी प्रोडक्ट आई है यहाँ पर जिसकी ज़रूरत पैदा हुई थी आर्जी तौर पर? क्या ये एक कहना चाहिए कि आर्जी सा इम्पैक्ट आया है, या आप देखते हैं कि मुस्तकिल नौयत का, और कौन कौन सी मसनूआत की वजह से फ़र्क पड़ा है? असद साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि कोविड में जब बाकी ममालिक की एक्सपोर्ट्स ग्लोबली भी कम हो रही हैं और यूके में भी जो हमारे कंपैरेटर्स हैं उनकी कम है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ी हैं? उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ने इस कोविड के बावजूद जो लॉकडाउन है वो स्मार्ट लॉकडाउन रखा, और हमारी जो इंडस्ट्री है उसका पहिया चलता रहा, जबकि बाकी दुनिया में जो हमारे ममालिक मुकाबले के हैं, बांग्लादेश, इंडिया में, वो इंडस्ट्री जो है वो उस पेस रफ्तार पे नहीं चल रही थी जहां पे हमारी चल रही थी। एक तो उसकी वजह ये है कि हमारी सप्लाई साइड बेहतर हुई। कुछ हमारे सप्लाई साइड के इश्यूज भी जो हैं वो गवर्नमेंट ने एड्रेस किए। कुछ लोग जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके रिफंड स्टॉक हुए थे, उनको पेमेंट अदा की गई। बिजली की प्राइसेस बेहतर हुई हैं, और दूसरी कुछ डिमांड साइड पे डिमांड थोड़ी सी तब्दील हुई है कि जो जाहिर है लोग हाई स्ट्रीट हाई ब्रांड पे तो नहीं जा रहे, लेकिन लोकल लो एंड जो ब्रांड है जिसपे हम बहुत अच्छे हैं उसकी डिमांड इन दिनों में बड़ी है। और स्पेशली जो अपैरल है, जिसे हम अगर मैं सादा ज़बान में कहूँ कि जो आपकी नेटवियर है या आपकी शर्ट्स और हुडीज और ट्राउजर्स, ट्रैक सूट्स, इनकी डिमांड बहुत बड़ी है, और इनमें हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। बेडवेयर, बेडशीट्स में भी इजाफा हुआ है हमारा। चावल जो सीरियल्स हैं जो कैटेगरी में आते हैं उसमें इजाफा हुआ है। सो ये 3-4 चीज़ें, और इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक्सपोर्ट्स की के एंगल पे या एक्सपोर्ट्स की मद में हमने अपनी बढ़ी हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारी जो रेमिटेंसेज हैं, आई बी हैप्पी टू शेयर विद यू कि 56% उनमें इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत। और इस इजाफे पे जैसे सिद्दीक साहब फरमा रहे थे कि 2 बिलियन हमने क्रॉस किया, तो ये कंसिस्टेंटली हमारा जो ट्रेंड है मंथली की बुनियाद पे वो बढ़ता जा रहा है। 200-250 मिलियन तक हम पहुंचते जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो हम रेमिटेंसेस की मद में भी अपना रिकॉर्ड ग्रोथ जाएंगे, जो हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक तकरीबन 3.5 बिलियन तक होगा। सो ये दोनों, और इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक ने जो फैसिलिटीज दी हैं रेमिटेंसेस के लिए, कुछ टैक्स की छूट दी है, कुछ फैसिलिटीज हैं, और मैं शायद आपका सवाल बाद में हो, बट जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो भी मैं उस पर भी जी मैं इसकी तरफ आता हूँ। मैं जी रोशन डिजिटल अकाउंट पर मैं आने वाला हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने एक और मेहमान को शामिल गुफ्तगू कर लूँ, फिर मैं इस पर आपसे बात करता हूँ। अमजद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया अमजद खान साहब। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान हाई कमीशन ये किस तरह से कोलैबोरेट करके काम कर रहा है? क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ मुआवनत करके मिलकर काम कर रहे हैं? और ये जो अभी बताया गया कि रेमिटेंसेस में 56% इजाफा हुआ है, और इसके साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, $1 बिलियन 6 माह में जो टारगेट अचीव किया गया है। आप इसकी वजह क्या समझते हैं, और आपका काम करने का तरीक़ाकार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चैनल 92 का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया
कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर जितने वाले सुनने वाले हैं, आने वाले हैं, तक अपना बयान पेश कर सकेंगे। यूके चैम्बर जी क्या करती है और क्या पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एंड यूके के दरमियान क्या काम करती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है पिछले 40 साल से ज़्यादा वी बीन एस्टैब्लिश इन लास्ट ओवर 40 इयर्स इन पाकिस्तान इन यूके। ये हमारी सिर्फ वाद चैम्बर है जो यूके पाकिस्तान चैम्बर कॉमर्स जो है, ये एक ही सिर्फ हमारी ये यूके में चैम्बर्स हैं। बाकी लोग जो हैं काफ़ी चैम्बर्स बनी हुई हैं, हमें काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। काफ़ी हमारे जो मेंबर्स हैं, लोग जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि सो मेनी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। उसमें मैं लेटर ऑन आऊँगा, उसमें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंडली विद द हाई कमीशन के साथ हमारे पर ऐसे तलक आते हैं, हम मिल के काम करते हैं। ट्रेड मिनिस्टर साहब जो हैं इज वेरी हेल्पफुल यहाँ पे भी, और यहाँ कम्युनिटी के साथ हर वक्त ये कम्युनिटी के साथ होते हैं। और खास करके चैम्बर के हम वी वर्किंग वेरी क्लोजली टू ईच अदर। और चैम्बर पाकिस्तान एंड यूके के दरमियान एज ए ब्रिज की तरह काम करती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे पाकिस्तान के अंदर तो चैम्बर के थ्रू जाना चाहे तो पाकिस्तान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करवाएं भी चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमने। तो इंशाल्लाह कोविड की अभी तो है, लेकिन उसके बावजूद हम कोई फ्यू प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं और काफ़ी हमारे मेंबर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन वहाँ से सिर्फ एक फीडबैक वापस आती है कि वो उन्हें सिक्योरिटी चाहिए पाकिस्तान को। सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये और जानना चाह रहा हूँ सर, वो और ब्रेग्जिट के हवाले से है कि ब्रेग्जिट आने के बाद ख़ास तौर पर पाकिस्तान बरतानिया में पाकिस्तान के दरामदात और बरामदात में कितना फ़र्क पड़ा है? फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ब्रेग्जिट के बाद आप कैसे देखते हैं ट्रेड को? सर ब्रेक्सिट के बाद मैं तो यही कहूँगा कि मेरे साथ अपना ट्रेड मिनिस्टर साहब भी ये ज़रूर मेरे साथ करेंगे। इसके पाकिस्तान को, खास करके पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी डोर्स खुल गए हमारे यूके के साथ ट्रेड करने के लिए। जैसे देखें ना, हमारे मैंगोज हैं, हमारे ऑरेंज है, हमारी वेजिटेबल है, हमारा फ्रूट है, हमारा मीट जो है, ये हम एक तरीके से चले पाकिस्तान से क्वालिटी भेजें यहाँ से, तो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि हम डायरेक्ट डील कर सकते हैं यूके एंड पाकिस्तान। ठीक है, सही है जी। एक मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ, यही सवाल फिर मैं शहजाद शफीक साहब के सामने भी रखूँगा और कुछ और एंगल्स भी हैं इसके, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शहजाद शफीक साहब, मेरा जो सवाल अभी मैंने ब्रेग्जिट के हवाले से किया था, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में इससे कितना फ़र्क पड़ा है? क्या पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है उसका ब्रेग्जिट का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है या नेगेटिव इम्पैक्ट आया है या कोई इम्पैक्ट नहीं आया? आप ब्रेग्जिट के बाद किस तरह से देखते हैं? आपके लिए कितना चैलेंजिंग हुआ है ये ब्रेग्जिट? जैसे साहब, इसमें मेरा ख्याल ये है कि इस नतीजे पे पहुंचना कि हमारी एक्सपोर्ट्स पे और हमारी इन्वेस्टमेंट और बाकी इकोनॉमिक जो हमारी कोलैबोरेशन है विद द यूके साइड, उस पर कितना इम्पैक्ट आया है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा जल्दी होगा इस किसी नतीजे पे पहुंचना, क्योंकि अभी तो ब्रेक्सिट हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और इसके असरात आने में बहरहाल अभी वक्त लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर लूँ कि ब्रेक्सिट आने से मेरी नज़र में कुछ हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जिसको हमें कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। आपके इल्म में होगा कि यूके का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूरोपियन यूनियन था और इसकी अराउंड मोर देन 50% जो यूके की टोटल इंपोर्ट्स हैं, $700 बिलियन की इंपोर्ट है, 700 में तकरीबन 400 प्लस 450 सिर्फ यूरोपियन यूनियन से आता था। और वो जाहिर है ये कस्टम टेरिटरी, सिंगल टेरिटरी की वजह से कोई इस पे बैरियर्स नहीं थे, कोई रुकावटें नहीं थी। अब अगरचे यूरोपियन यूनियन और यूके का आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है और इस नतीजे में अगरचे उन पे ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो रुकावटें हैं वो हैं, इन्होंने अपने रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, अपनी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं ग्रेजुअली यूके वाले। तो ये एक मौका है और यूके भी ये चाहता है कि उसकी रिलायंस गुड्स के लिए सिर्फ यूरोप पे ना रहे, बल्कि वो अपनी इंपोर्ट के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें।
अब मैं आपको जरा फूड की मिसाल दूं, और जैसे पहले सर फरमा रहे थे कि किन्नू का हमने इनिशिएटिव लिया, तो किन्नू अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और हमारे एम्बेसडर साहब ने, हमारा ये प्लान था कि जैसे ही ब्रेग्जिट होगा हमें किन्नू पे एक इफेक्टिव कैंपेन चलानी है, क्योंकि हमारे किन्नू पे सबसे बड़ी रुकावट स्पेन की तरफ से थी, और स्पेन जो है वो कोई 200-250 मिलियन डॉलर की इनकी इंपोर्ट है उसकी यूके की, और इसका मेजर सप्लायर स्पेन था। अब स्पेन उस पर हमें रुकावट डालता था। अब जबकि यूके अलहदा हो चुका है तो हमारी अपॉर्चुनिटी थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको कैपिटलाइज किया, और इस साल तकरीबन 250 मेट्रिक टन पहला सीजन था हमने किन्नू भेजा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम मजीद इस पे अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। जैसे फूड की मैं मिसाल देता हूं तो तकरीबन 60 बिलियन की यूके की इंपोर्ट है सिर्फ यूके से, और 60 बिलियन में 3 बड़े प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मीट है, फ्रूट्स और वेजिटेबल है, और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अब ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान कंपेटिटिव है, सो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। सो मैं समझता हूं कि ब्रेग्जिट के बाद, और ये तो है गुड्स की सिचुएशन, इवन सर्विसेज में आपके इल्म में होगा कि बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन से लोग, उनको वीजा की कोई रुकावट नहीं थी, वो यहाँ पे आते थे, अपनी सर्विसेज डेली वेजेस पे या लेबर की बुनियाद पे अपनी सर्विसेज देते थे, और आईटी भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसमें। तो मैं समझता हूं कि ब्रेग्जिट के बाद हमारे लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें उसके लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है, और हमें अपने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक ये बात पहुंचाएं कि नाउ इज द टाइम कि यूके में आएं, इस मार्केट को एक्सप्लोर करें, और जितनी अपॉर्चुनिटीज, नए एवेन्यूज खुले हैं ब्रेग्जिट के बाद, उसको कैपिटलाइज करें। बिल्कुल सही है। अच्छा गुलाम हुसैन रहमान साहब, अब अभी जैसे कि बताया भी गया कि रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, 56% तक लोग वहाँ से पैसे पाकिस्तान भिजवा रहे हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही होगी। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है कि जो अदाद-ओ-शुमार हमारे पास हैं वो ये हैं कि 45% से ज़ायद जो रियल स्टेट जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल स्टेट में हुई है। अब रियल स्टेट में बहुत सारे लकूनास थे, प्रॉब्लम्स थे, कब्ज़ा माफिया, गवर्नमेंट ने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी की है। क्या ये जो फिगर है वो इंडिकेट करती है कि गवर्नमेंट ने इस इशू को एड्रेस किया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाया है, और वो अब पाकिस्तान में ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं? जी असद बिल्कुल ठीक, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो डायरेक्टली इस पर जो है इनिशिएटिव लिया, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो कब्जा माफिया थी उसके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई बड़े पैमाने पर हुई पंजाब के अंदर, और केपी के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो कब्जा माफिया को जो है वो लगाम डालेगी, उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। और आज भी मैं देख रहा था कि एक अखबार के अंदर इश्तिहार था कि तकरीबन 15,000 से ज्यादा एकड़ जगह जो है वो वागजार करवाई गई है, और उसमें से ज्यादातर जगह जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की है, जिसके अंदर जो है वो बहुत सारी जरी जमीन है और जो कैप्चर थी, और अरबों रुपए मालियत उसकी बनती है जो कि लोगों से जो है वागजा कराई गई है। तो इसका इम्पैक्ट और ज़ाहिर है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इस सारी सूरत को देखते हैं, उन्हें पता है कि अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो है वो इतना सख्त एक्शन ले रहे हैं कब्जा माफिया के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको सिक्योर करने की तरफ जो है वो पेशकदमी है। तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अभी जो है वो कब्जा माफिया के हाथों में उनकी जगह, और कईयों के केसेस जो है वो अदालतों के अंदर है, कई वैसे ही जो है वो भी किसी ना किसी कानूनी पेचीदगियों की वजह से उनको नहीं मिल सका। लेकिन जिनकी जो है वो जगह वागजार होती है वो ज़ाहिर है वो खुश भी होते हैं, वो आकर यहाँ पर दूसरे लोगों को बताते हैं, तो उससे जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो लोगों का हौसला भी बढ़ता है और इंकरेजमेंट होती है कि हम भी पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्टमेंट करें। और रियल स्टेट की आपने बात की तो उसके अंदर एक वजह ये भी थी कि जो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कुछ छूट दी थी टैक्सेस की, और उसके बाद जो है वो रियल स्टेट की मार्केट ने काफी बूम किया, और यहाँ से बैरून मुल्क से बहुत ज्यादा पैसे जो है वो पाकिस्तान गए और वहां पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त रियल स्टेट की मार्केट भी काफी बूम कर रही है, यहाँ से लोगों की इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। लेकिन हमें हमारे जो चैम्बर के अमजद खान साहब हैं, हम उनसे ये वैसे ये पूछना भी चाहेंगे, आप उनसे ये भी मेरी तरफ से प्लीज पूछिएगा कि पाकिस्तान में हमें किस तरह जो है वो लोकल चैम्बर जो है वो हमें फैसिलिटेट कर सकती हैं, तो हम अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं
किसी जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना चाहें या हम कोई और वहां पर काम करना चाहें तो हमें कैसे सहूलत वन विंडो, क्योंकि वहां पर एक थोड़ा सा ये इशू है बहरहाल कि वहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह की चाय पानी डिमांड करते हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी शायद उसके यूज टू नहीं होते, तो वो डर कर जो है फिर वापस कहते हैं कि यार वहां पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। असम इकबाल साहब ने तो काफी इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है, वन विंडो ऑपरेशन उन्होंने लाने की कोशिश की है, इन्वेस्टर्स को जो है सहूलत देने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की और इस पर जो है वो दावा करते हैं वो कि इस पर बहुत काम किया गया है। लेकिन अमली तौर पर क्या, भाई अमजद खान साहब से पूछ ही लेते हैं। अमजद खान साहब, ये आपके ख्याल में जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं उनको कितनी सहूलियात मिल रही हैं, उनकी मुश्किलात जो पहले हुआ करती थी उसमें कितनी कमी वाक़ई हुई है, गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या इनिशिएटिव ले सकी है अब तक? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी हम खुद भी डेलीगेशन इंशाल्लाह मई में लेके आ रहे हैं, मई के एंड पे डेलीगेशन लेके आ रही है। काफ़ी सूरत मेरी हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात होती रहती है अपना ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में, और वो अभी यही कहते हैं हमें कि वी विल गिव यू फुल सिक्योरिटी इंशाल्लाह। और जैसे कि खान साहब ने अभी ये लैंड माफिया पे हाथ रखा है, जैसे लैंड माफिया के पीछे पड़े हुए हैं, तो काफ़ी ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी हौसला अफजाई हुई इसके साथ कि भाई वी विल कम इन पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट मनी इन पाकिस्तान। और इसीलिए उबर के प्लेटफॉर्म के ऊपर से अभी हमने तकरीबन 16 अरब का एक प्रोजेक्ट शुरू किया आज़ाद कश्मीर के अंदर, टूरिज्म के थीम पार्क के अंदर, या हमने हमारे कुछ मेंबर हमारे कुछ डायरेक्टर गए हैं। इसी तरह हमारी साइड पे इस पे टूरिज्म के लिए अभी काफ़ी लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो काम हो रहा पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो है अभी इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और बड़ा अच्छा काम कर रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान। इंशाल्लाह दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। राइट सर, अभी ये जो एक सवाल गुलाम हुसैन अमान साहब ने किया था वो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, वापस आके आप सबके लोकल जो चैम्बर्स हैं उसके साथ आपकी कोलैबोरेशन कैसी है और क्या कोलैबोरेट करके आप काम करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। अमजद खान साहब, इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि जो लोकल चैम्बर्स हैं उनके साथ आपकी क्या कोलैबोरेशन रहती है बिजनेस के पॉइंट के लिए? हाँ जी ज़रूर, इंशाल्लाह हमारी जो जितने भी चैम्बर्स पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जितने भी चैम्बर है हमारा उनके साथ MOU हमने साइन किए हुए हैं। हम जो काम करते हैं वो अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपना कराची, लाहौर के एरिया में भी, तो हम चैम्बर को उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, वो हमारे इन्वेस्टर उनसे जाके मिलते हैं वहाँ पे, इसलिए कि वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैम्बर की होती है, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 100% होती है आगे प्रूफ के साथ कि वो चैम्बर के साथ सिक्योरिटी उनको मिलती है कि चैम्बर के साथ चैम्बर टू चैम्बर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। अच्छा शहजाद शफीक साहब, आपकी मिनिस्ट्री क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या कवानीन जो हैं उनके साथ आपको डील करने के लिए कुछ अगर आपको नॉलेज चाहिए या एक्सपर्टीज़ चाहिए तो क्या आपकी मिनिस्ट्री उन लोगों को हेल्प करती है? और फिर पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कारोबार खोलने के लिए कोई कंपनी बनाने के लिए या किसी भी तरीके के लिए जो पाकिस्तान में हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए आप उनको हेल्प करते हैं? जी सर, इसमें मैं गुजारिश करूं कि एक तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो उनको पाकिस्तान जाके लोगों को फेस करने पड़ते हैं, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सब ने मिलके एक वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिस पे कि अगर इन्वेस्टर्स को किसी किस्म की अगर दुश्वारी है, कोई मुश्किलात हैं, तो उसको इमीडिएटली उनको रिजॉल्व किया जाए। और कुछ इन्वेस्टर्स के लिए पॉलिसी लेवल पे चेंजेस लाई गई हैं। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इंडिकेटर होता है जिसकी बुनियाद पे किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट के मौके और उसकी ग्रेडिंग इन्वेस्टर्स देखते हैं कि इस मुल्क में कितनी फैसिलिटीज हैं और उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है। ये वर्ल्ड बैंक रैंकिंग करता है जी, और उस वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह 28 दर्जे पिछले एक साल में इंप्रूव हुई है। और उस पर जितने भी इंडिकेटर्स हैं कि अगर किसी ने बिजली का कनेक्शन लेना है, अगर किसी ने टैक्सेस पे करने हैं, अगर किसी ने प्रॉपर्टी टैक्स देना है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप लेनी है, तो इन सारे इंडिकेटर्स में गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड रिफॉर्म प्रोसेस किया है और रिफॉर्म्स के नतीजे में हमारी रैंक
रैंकिंग बेहतर हुई है, जिससे ओवरऑल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी आया है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करें। जहां तक यहाँ पे हाई कमीशन का सवाल है, उनको हेल्प करने का, फैसिलिटेट करने का, तो क्या सब हमारा जो, मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का नुमाइंदा हूँ और हमारा बाकी पूरा हाई कमीशन, हमारी पूरी इस अटमोस्ट कोशिश होती है, अगरचे कोविड है और कोविड में उतना ज़्यादा इंटरेक्शन और फेस टू फेस मीटिंग्स नहीं हो सकती, बट इसके बावजूद अगर इन्वेस्टर्स को जिस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उनको कॉल अवे मीटिंग्स करते हैं, उनको अप्राइज करते हैं कि कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्रोसेस्ड फूड है, IT है, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर है, या जो भी अट्रैक्टिव हमारे सेक्टर्स हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको डिसेमिनेट करते हैं नॉलेज। हमारी वेबसाइट्स पे भी ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की। सो हमारी पूरी कोशिश है, और इसके लिए मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि चैम्बर्स का ताउन जो है वो हमारे साथ बड़ा भरपूर है। अमजद खान साहब, इनकी बाकी टीम, हम मिल के ऐसे तमाम एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं एंड वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टर्स तक देने की, उसके लिए हम हाजिर हैं, और यही हमारा सोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की, वो यही है कि हम इन्वेस्टर्स को लेके जाएं पाकिस्तान में, उनको बताएं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, वो जाएं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल सही है सर। इससे पहले कि मैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स वाले मामले पर आऊँ, उस पर आपसे बात करूँ, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट के अलावा पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या बैरून या जो फॉरेनर्स हैं, वो पाकिस्तान में किन शोबों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? आपके ख्याल में कौन से ऐसे शोबे हैं जो अट्रैक्टिव महसूस होते हैं इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में? मैं इस फोरम के तवज्जो से एक बात तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम इन्वेस्टर्स को कि अभी तक तो जो मेरा इंटरेक्शन रहा है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में होता है, क्योंकि वो यहीं बैठते हैं, और आजकल चूँकि रूपी डी वैल्यू हुआ है, पाउंड ऊपर जा रहा है, उनको उसमें दे हैव मोर वैल्यू फॉर मनी, तो लोग आसान समझते हैं कि वो जाएं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और क्विक रिटर्न्स आएँ। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि हमें इसके अलावा बाकी एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करने चाहिए। हमारी देखें स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मौजूद हैं। स्टेट बैंक ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, तो सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं, बाकी नए जो सेक्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, और स्पेशली सीपेक में जो इन्वेस्टमेंट आई और उसके नतीजे में जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बना रही है, जिसमें 3 तो बहुत एडवांस स्टेज पर हैं, एक फैसला अल्लामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राशाकई और कराची का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मौजूद हैं कि 10-10 साल की कस्टम्स और टैक्स की छूट है। कोई मशीनरी आती है तो उसमें इंसेंटिव्स हैं कि मशीनरी पे कोई ड्यूटी नहीं होगी, जो टैक्सेस देने हैं वो तभी कंपनी देगी जब उसको व्हेन इट विल बिकम प्रॉफिटेबल। तो डेवलपर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं सब के लिए ये इंसेंटिव्स मौजूद हैं। अब कुछ सेक्टर्स देखें ना, पाकिस्तान में इंसेंटिव्स के लिए आप देखें कि बहुत बड़ा मुल्क है, 220 मिलियन की आबादी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, मिडिल क्लास हमारी बढ़ रही है, हमारी लोकल कंजम्पशन बहुत है, तो हम इन्वेस्टर्स के लिए तो ये अट्रैक्टिव है कि वो जाएं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, लोकल मार्केट में भी चीज़ों को सप्लाई करें और वहाँ से एक्सपोर्ट्स भी करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे ममालिक में हमें मंडियों में हमें रसाई है 0% ड्यूटी की। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है सर। मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भी पिछले दिनों विजिट किया M3 जो इंडस्ट्रियल एरिया फैसलाबाद के पास, और वहाँ पर 4200 एकड़ जो हैं वो अब सारे ऑक्यूपाइड हो गए हैं, और वहाँ जो पॉलिसी हुकूमत दी है वो बहुत अट्रैक्शन दे रही है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि 10 साल के लिए टैक्स में छूट, फिर जो ड्यूटी फ्री मशीनरी है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, फिर वहाँ पर जो है वो बिजली और गैस में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली है। तो वो सारा ऑक्यूपाइड होने के बाद अब एक और जोन उसके करीब बनाया जा रहा है मोटरवे की दूसरी साइड पर, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन, और उसका भी जो ज़्यादातर हिस्सा है वो ख़रीद लिया गया है। तो अब ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसके बाद इन्वेस्टर्स काफ़ी उसमें अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मैं एक चीज़ मैं दोबारा आपके पास सर आता हूँ और फिर मैं आपसे रोशन डिजिटल अकाउंट्स के बारे में बात करता हूँ, लेकिन गुलाम हुसैन रहमान साहब पहले मुझे आपसे ज़रा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लें और मुझे ये बताइए कि इसमें कितना लोगों ने, पाकिस्तानियों ने या दीगर लोगों ने
इसको इस जो है वो स्कीम को पजीराई कितनी मिली है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से? देखिए असद, मैं कहूँगा हुकूमत का ये बहुत अहम और अच्छा इकदाम था कि जब उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट को जो है वो यहाँ पर अनाउंस किया तो लाखों की तादाद में जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो है वो अकाउंट इसके अंदर खुलाए और कहा जा रहा है कि करोड़ों जो डॉलर हैं वो पाकिस्तान में जो है वो इससे मुंतकिल हुए हैं। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान के रिजर्व में जो है वो एक अहम इजाफा हुआ है इस रोशन डिजिटल अकाउंट से और अभी भी लोग जो है वो इसको जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन इसकी मिलती है तो लोग जो है वो इसको अकाउंट खुलवा रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी शायद इसकी और अच्छे तरीके से इसकी जो है तशहीर होनी चाहिए थी और ज्यादा अकाउंट खुल सकते थे, लेकिन फिर भी अभी चल रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो अकाउंट खोल रहे हैं। हमने देखा कि हाई कमीशन जो दूसरे मिशन है वहां पर भी इसके लीफलेट तो पड़े होते हैं और लोगों को बताया भी जाता है कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो आप खुलवाएं, इसका आपको ये फायदा है तो आपके पैसे यहाँ से बासानी जो है वो अकाउंट्स के अंदर चले जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो ईजीली अपने पैसों को वहां से यूज कर सकते हैं और इससे जो है ये जो हवाला पैसे या हुंडी के जरिए जाते थे उसकी जो है वो हौसला अफजाई नहीं हो रही और ये बहुत अच्छा है कि एक लीगल तरीके से हौसला शिकन नहीं हो रही है और बड़ा अच्छा है कि एक लीगल तरीके से जो है वो पाकिस्तान जो है वो पैसे जा रहे हैं। दूसरा मैं एक और आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि मैं बहुत सारे लोगों से ये प्रोग्राम से पहले मैं बात कर रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो पाकिस्तान के आम यहाँ पे हर साल आते थे बरतानिया और यूरोप में और ये पिछले 2 साल से ना वो थोड़ा सा उसके अंदर कुछ कमी आ रही है, कुछ उसके टेक्निकल फॉल्ट है। मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान उससे अवेयर होगी। हम ट्रेड मिनिस्टर से हमारी बात सुन रहे हैं तो बहुत सारे कुछ टेक्निकल मसाइल की वजह से जो है वो पिछले साल भी आम जो है वो कम आए जिसकी वजह से यहाँ पर रेट भी बढ़ गया। तो मेरा ख्याल है अभी आम का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है तो जो भी इसके अंदर हर्डल्स हैं उनको जो है वो दूर किया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के जो आम है और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी कहा जा रहा है, ये मुझे ट्रेड मिनिस्टर साहब इनसे कंफर्म कीजिएगा, ये कहा जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान की कुछ मामलात के अंदर शायद अभी क्लियरेंस नहीं है कुछ, तो जिसकी वजह से जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी है उस तरीके से यहाँ पर नहीं आ रही या बिल्कुल नहीं आ रही। तो ये भी थोड़ा सा इस बारे में लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है वहां पर वो इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेकर जो है वो जो हर्डल्स हैं इस सिलसिले में उनको दूर क्यों नहीं करती ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा बड़े पैमाने पर और अच्छे तरीके से हो सके। जी बिल्कुल सही है। चलें ये तुम आपके जो सवालात हैं ये रखते हैं शहजाद शफीक साहब के सामने, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शहजाद शफीक साहब, 2-3 चीज़ों पर अब आपसे बात करनी है आखिर में ताकि हम कंक्लूड कर सकें और फिर अमजद खान साहब के पास मैं जाता हूँ। एक तो ये बताइए कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट है इसकी तरगीब देने के लिए, जैसे कि अभी गुलाम हुसैन साहब कह रहे थे कि मज़ीद अकाउंट्स खुल सकते थे, कोई कैंपेन या मालूमाती मुहिम का इजरा किया गया है या आपका इस पर प्लान है? रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी अचीवमेंट अब तक मिली है इससे? जी अवान साहब ने जिस बात की निशानदेही की मैं उस पर थोड़ा आपको शेयर करता हूं कि हमने अभी तक उस पर क्या इकदाम किए हैं। पहला तो जैसे आपने फरमाया जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और स्टेट बैंक का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि डायस्पोरा और जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं उनको जो मसाइल आते हैं वो अब यहीं बैठ के बगैर हाजिरी दिए घर में बैठ के अपने बैंक अकाउंट्स डॉलर और पाउंड फॉर्म में पाकिस्तान में खोल सकते हैं और उस अकाउंट से वो अपनी हर किस्म की जो पाकिस्तान में पेमेंट्स है वो कर सकते हैं और जब भी चाहें वो यहीं बैठे अपने पैसे विदड्रॉ भी कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो पैसे जाएंगे और दोबारा वापस नहीं आ सकें, तो अगर उन्हें यहाँ पे ज़रूरत है तो उस पैसे को वो विदड्रॉ करके यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर प्राइम मिनिस्टर ने जब इनिशिएटिव अनाउंस किया गया सितंबर में, उसके बाद से हमें बाकायदा हिदायत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फॉरेन ऑफिस और स्टेट बैंक से हिदायत आई कि हमें इसके लिए डिसेमिनेशन करनी है। हमने इसके लिए अभी तक सर 3 वेबिनार्स हम कर चुके हैं जिसमें बहुत बड़े लेवल पे हमने अपने काउंसलेंट्स को भी एंगेज किया, अपने अमजद खान साहब यहाँ बैठे हुए चैम्बर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो हमने एक तो स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक हमने वेबिनार किया है, फिर हमने यूबीएल बैंक जिनका यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है उनके साथ मिलकर हमने एक वेबिनार किया है,
फिर हमने चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज के साथ मिलके, FPCCI के साथ मिलके एक हमने वेबिनार किया जिसमें हमारे जो एक्सीलेंसी हमारे हाई कमिश्नर मोअज़्ज़म अहमद खान, वो इन तमाम वेबिनार्स में वन ऑफ द की नोट स्पीकर्स, उन्होंने लोगों को आगाह किया, इंसेंटिव्स के बारे में मालूमात दी। मैं खुद उसमें स्पीकर था। और अब हम हबीब बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक के साथ मिलके अप्रैल में दोबारा वेबिनार करने जा रहे हैं। तो आवान साहब हमें बल्कि इस हमारी जब ये डेट्स हम अनाउंस करते हैं तो प्लीज़ आप इसको डिसेमिनेट करें और अपना जितना भी ऑडियंस है, डायस्पोरा है, आप उनको हमारी ओपन एक्सेस होती है, हम ओपन इनविटेशन भेजते हैं ताकि लोग आएं और उसमें हम स्टेट बैंक से स्पीकर होते हैं और मुख्तलिफ बैंक से जो भी इंसेंटिव्स हैं वो उनसे शेयर करते हैं। इसमें सर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक रोशन डिजिटल अकाउंट के हब की मद में 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं और तकरीबन $700 मिलियन पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के अकाउंट्स में जा चुके हैं। यूके इसमें तीसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है, सबसे ज़्यादा पैसे UAE और सऊदी अरेबिया से आए हैं और यूके तीसरा बड़ा है। लेकिन एक और जो स्टेट बैंक ने इंसेंटिव्स दिया है, हमें उस पर डायस्पोरा को ये बात पहुँचाने की ज़रूरत है कि आप वो यहीं बैठे बैठे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकते हैं और उसके लिए मुद्दत जो है 3 महीने से 3 साल की मुद्दत के लिए वो परचेज करेंगे। उनको जो मुनाफा है वो डॉलर्स और पाउंड्स में मिलेगा, अगर वो चाहें तो रुपये में लें, डॉलर्स में या पाउंड में, और 5 से 6% तक उनको प्रॉफिट मिलेगा। और उसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि बैंक्स उसको इस तरह फाइनेंस कर रहे हैं कि अगर आप फर्ज करें 5 मिलियन के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स आप परचेज करते हैं और आप गवर्नमेंट की किटी में वो पैसे रखते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वो बैंक आपको 5 मिलियन का आपको लोन देगा। तो आपको जो प्रॉफिट है वो फिर सिर्फ 5 मिलियन पे नहीं आएगा बल्कि 10 मिलियन पे आपका प्रॉफिट आएगा। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमें इससे अवेल करना चाहिए। इससे न सिर्फ ये कि डायस्पोरा जो है उनको फायदे हैं, बल्कि इससे हम यहाँ बैठ के हुकूमत पाकिस्तान और अपने मुल्क की बहुत बड़े तरीके से खिदमत कर सकते हैं, जहाँ पे हमें अपने रिजर्व्स बढ़ाने की जरूरत है और ये डायस्पोरा के लिए पेश है और मजीद आगे आने की जरूरत है। सही है। अच्छा, जो अभी अवान साहब ने सवाल उठाया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स के आने में प्रॉब्लम है या आम का वो जिक्र कर रहे थे, तो इन इश्यूज़ को कि ये आपके इल्म में है और इसको एड्रेस करने की कोई स्ट्रेटजी आपने बना ली सर? जी, अवान साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। उस हवाले से अवान साहब ये कि लास्ट ईयर ऐसा नहीं है कि हमारा मैंगो की एक्सपोर्ट जो है उससे पिछले साल कुछ 5.5 मिलियन थी और लास्ट ईयर हमने कुछ $1 मिलियन का मैंगो भेजा है। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आई लास्ट ईयर वो ये थी कि लास्ट ईयर कोविड की वजह से, आपको पता है हमारा जो पीक सीजन है वो मई से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है और उस वक्त कोविड आ चुका था, जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लग चुकी थी और फ्लाइट ऑपरेशंस कम थे। अब जब फ्लाइट्स लिमिटेड हो गई तो मैंगो जो है वो बाई सी आने में उसमें दुश्वारी होती है, उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती, तो शिपमेंट जो है वो बाई एयर जाती हैं। अब जब फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो उससे जो फ्रेट है हमारा, आप यकीन करें कि 1 किलो पे जो फ्रेट था वो 500-550 रुपए तक उसका सिर्फ फ्रेट था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब उस पर फ्रेट इतना ज्यादा आ जाए तो वो फिर वायबल नहीं बनता उसको मार्केट में एक्सपोर्टर्स के लिए उसको सेल करना। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और हमने हाई कमीशन ने इमीडिएटली हमने अपनी PIA से बात की और PIA ने उस पर हम स्पेशल रेट्स दिए, 500 से कम करके 285 रुपए उन्होंने हमारे लिए अनाउंस किए। बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी मैंगो में। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ अभी हम ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता सर और भी डाउन जा सकता है क्योंकि ट्रैवल बैन, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया और ट्रैवल बैन आ गया। उसमें सर कंज्यूमर जो हमारा ट्रैवलर है, जो लोग हैं, उनके लिए दुश्वारी होगी, बट चूंकि मैंगो तो कार्गो में आएगा तो अगर फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी रहती है। एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछले 2 सालों में आपको पता है इससे पहले ब्रिटिश एयरवेज ऑपरेट नहीं करती थी और ये तो अब ट्रैवल रेड लिस्ट में आया है, लेकिन इससे पहले 22 फ्लाइट्स अ वीक ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में, ब्रिटिश एयरवेज की और वर्जन की। सो फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बड़ी है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या जून जो हमारा पीक सीजन है आम का, उन दिनों में अगर ये फ्रीक्वेंसी रहती है तो फिर हम
कोशिश भी कर रहे हैं और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हमें रिसीव हुआ है कि हमें उस पर एक स्ट्रेटजी बनानी है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को हमने प्रमोट क्या करना है, और उसके लिए हम पीआईए से बात कर रहे हैं कि पीआईए हमें दोबारा स्पेशल रेट्स अगर हमें अनाउंस करे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ मैंगो के लिए बल्कि बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए। मेरी अभी कुछ इंपोर्टर से इसी हफ्ते बात हो रही थी, हमारा जिसे हम अपनी जबान में करेला कहते हैं, करेला और जो मिर्च है उसकी ये बहुत बड़ी मार्केट है, अगरचे उनमें हमें सैनिटरी के इश्यूज कुछ फाइटों के हैं। और जो बात अमान साहब कह रहे हैं वो मीट में हमें सर दुश्वारी है, वो हमें मार्केट एक्सेस अभी वो नहीं दे रहा है मीट में, तो जैसे ही वो मार्केट हमें एक्सेस मिलेगी, क्योंकि उसमें कुछ हमारे मीट में क्वालिटी का इशू है, तो वंस दैट इशू इज एड्रेस्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर काम कर रही है, जैसे ही हम वो उसको सर्टिफिकेशन हमें मिल गई, हम इंशाल्लाह उस मार्केट में वो आइटम भी भेजेंगे। ठीक है। मैं अमजद खान साहब आपसे मेरा सवाल यह है कि ये जो नई रेस्ट्रिक्शन आई है पाकिस्तान के ऊपर, रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं ट्रेड के ऊपर? और जाहिर है जो आपका पूरा काम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और जो आपके साथ लोग इन्वॉल्व हैं, कितना इम्पैक्ट उसको देख रहे हैं और उन्होंने किस तरह से लिया है इस फैसले को? पहले मैं आपको आंसर करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि ये रोशन अकाउंट जो है जैसे खुल रहे हैं, इससे और ज्यादा भी खुल सकते हैं अगर इस पे थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म में थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि काफी कंप्लेन आते हैं, जो लोग मुझे बताते हैं कि भाई इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, ये है वो, थोड़ा सा तो और आसान कर दें, इंशाल्लाह अकाउंट काफी अकाउंट खुल सकते हैं। और सेकेंडली अभी आपने क्वेश्चन किया कि रेड जोन में आगे पाकिस्तान, जारी बात है काफी इफेक्ट हुआ हमें इसके, जो भी पाकिस्तान जाता है आता है, बच्चे हमारे ओवरसी पाकिस्तानी जाते हैं, इसके काफी इफेक्ट हुआ पाकिस्तानियों को, खासकर ओवरसी पाकिस्तानी, इसीलिए ट्रेड में भी थोड़ा बहुत फर्क हुआ। तो रेड जोन जो है अभी काफी हमें आते हैं कि भाई अब कुछ लोग तो कहते हैं हम तो वापस नहीं आना चाह रही, 2000 पाउंड अगर फीस पर हेड के एक बंदा देगा वापस आने, तो वो तो उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो है वो बरतानवी हुकाम के साथ इस सिलसिले में ज़रूर बात करेगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। यह आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।